औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है कंडेंसेशन रिएक्शंस एंड एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले आप समझ लें कि कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हों और वहाँ से जहाँ से वो कंबाइन होते हैं उनके कॉम्बिनेशन के बाद यानी कंबाइन होने से कोई छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो सकता है। अब छोटा मॉलिक्यूल वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल अगर किसी दो मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से कोई छोटा मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए तो उसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ इनकी डेफिनेशन लिखी है कि वो रिएक्शन इन विच द स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन एंड फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल एंड विद द एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक यहाँ बेशक हम स्मॉल मॉलिक्यूल लिख दें तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जिसमें CO2 हो सकता है, NH3 हो सकता है, वाटर हो सकता है। ये बात बड़ी अहम है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अब एल्डोल कंडेंसेशन जो है अगर हम इंटर लेवल तक की बात करें तो दिस इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स अगर FSC लेवल के हिसाब से मद्देनज़र रखा जाए। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में मेन बात ये बतानी है कि सिर्फ और सिर्फ वो मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है वो ये रिएक्शन देते हैं, बकिया मॉलिक्यूल ये रिएक्शन नहीं देते। अब अगला सवाल ये आ गया कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होती है और अल्फा हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल ही क्यों ये रिएक्शन देते हैं, बकिया क्यों नहीं देते। ये दो सवालात हैं जो स्टूडेंट्स के ज़हन में आने चाहिए या आते हैं। अब अगर सबसे पहली लाइन देखें, मॉलिक्यूल्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिन मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होगी वही मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। बकिया मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जरूरी है कि वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स, वो एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन एंड द प्रोडक्ट वुड बी टर्म्ड एज एल्डोल। उसको हम एल्डोल क्यों कहेंगे? क्योंकि उसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, इसलिए हम उसको एल्डोल कहेंगे। अब इसको मैकेनिज्म समझने से पहले जरा गौर कर लें। अगर आप देखें ये एक मॉलिक्यूल है, ये एल्डिहाइड है, कार्बोनाइल के एक तरफ H लगा हुआ है, तो ये जो ग्रुप है इसको आप फंक्शनल ग्रुप का नाम दोगे, ये पूरा ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहली कार्बन होती है वो अल्फा कार्बन कहलाती है और उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इसका मतलब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3, यानी 3 H लगे हुए हैं, तो इसका मतलब इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। इसी तरह बच्चों यहां पर देखें, सबसे पहले इधर आ जाएं, सबसे पहले ये देख लें, उसके बाद ये देख लें। देखें ये भी अल्फा, ये भी फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब देखें इस फंक्शनल ग्रुप के साथ ये अल्फा है और ये बीटा है, तो हमने सिर्फ अल्फा की बात करनी है। इस अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन 2 हो गए। यानी ये वो वाली बातें हैं जो MCQs में पूछी जा सकती हैं कि एक मॉलिक्यूल में बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, कितने उसके अंदर अल्फा कार्बन हैं। तो ये सारी बातें आपने ज़हन में रखनी है। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया क्योंकि ये एल्डिहाइड है और इसके साथ एक ही अल्फा कार्बन है और उसके साथ जो है वो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आप कीटोन देखें तो ये कीटोन है,
कीटोन का ये जो मैंने ब्लैक कलर में सर्कल किया है ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप के साथ ये वाली कार्बन भी अल्फा है, ये वाली कार्बन भी अल्फा है, क्योंकि ये भी इधर से जुड़ा हुआ है, ये इधर से जुड़ा हुआ है, तो 2 अल्फा कार्बन हो गए। अब देखें हाइड्रोजन कितने हैं, 3 इसके साथ लगे हुए हैं तो 3 इसके साथ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बड़ी अहम तरीन बात है। अब ये बातें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन से अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। स्टूडेंट्स को इस बात में कॉम्प्लिकेशन आती है, उनको अल्फा हाइड्रोजन समझने में आइडिया सही से नहीं होता। तो फंक्शनल ग्रुप देखना है और उसके साथ कार्बन जो है अल्फा है और उसी के ऊपर हाइड्रोजन गिन लेने हैं कि कितने हाइड्रोजन है उसके पास, उसके हिसाब से वो मॉलिक्यूल जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये तीनों मॉलिक्यूल हैं, तीनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, लिहाजा ये तीनों मॉलिक्यूल जो हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। अब अगली बात क्या है, अगली बात यहां पर मैं एक ब्लैक कलर में स्ट्रक्चर लिखता हूं, आपको समझ आ जाएगी। देखें देखें ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये वाला, ये वाला, ठीक है जी। अब जब ये फंक्शनल ग्रुप हुआ तो इसके साथ ये वाली जो कार्बन है, ये पहली कार्बन, ये अल्फा कार्बन है। अब आपने इन कार्बन को अल्फा नहीं समझना, ये कार्बन पहली कार्बन यानी फंक्शनल ग्रुप से पहली कार्बन, आप यूं समझ लें। इन अदर वर्ड्स अगर एल्डिहाइड की बात कर रहे हो तो ये अल्फा कार्बन नंबर 2 होगी, कार्बन नंबर 2 इन केस ऑफ एल्डिहाइड, इन केस ऑफ एल्डिहाइड कार्बन नंबर 2 विल बी अल्फा कार्बन। अब ये वाली जो कार्बन है, ये जिसको हमने नीचे लिखा है, या ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन, ये तीनों याद रख लें, ये बीटा कार्बन है, बीटा। और अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो हाइड्रोजन कनेक्टेड टू द अल्फा कार्बन। बीटा के पास हाइड्रोजन है मगर बीटा का कोई किरदार नहीं है एल्डोल कंडेंसेशन में, किरदार किसका है, अल्फा का, तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं वहां। लिहाजा ये जो मॉलिक्यूल है ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। इस मॉलिक्यूल को कॉमन नेम में, वैसे आयोपेक नेम इसका बनेगा 1 2 3 2 डाई मिथाइल प्रोपेनल, लिख देते हैं हम इसका नाम 2 डाई मिथाइल प्रोपेनल, और आयोपेक कॉमन नेम इसका बनेगा ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड। इसी तरह अगर हम इसी तरह का ग्रुप इधर लगा दें तो उसका नाम होगा हेक्सामिथाइल एसीटोन, वो क्योंकि वो कीटोन हो जाएगी, हेक्सामिथाइल कीटोन, यानी उसके गिर्द भी उसी तरह के 3 ग्रुप्स लग जाएंगे, तो हेक्सामिथाइल एसीटोन। तो उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी, लिहाजा वो भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो ये एक जनरल जो आइडिया है, मतलब उसके मैकेनिज्म पर जाने से पहले जो स्टूडेंट्स को बुनियादी नॉलेज चाहिए होता कि क्या कंडेंसेशन क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होती है, कौन से मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ होती है। और अगला सवाल जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो ये था कि अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और कीटोन ही क्यों एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बात, इस बात को समझने के लिए आपको समझना होगा कि देखें ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन जब विदड्रॉ करता है तो एक इफेक्ट जिसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचते हैं तो इलेक्ट्रॉन का झुकाव जब उस तरफ जाता है तो ये जो कार्बन है इसके ऊपर जो लगे हाइड्रोजन हैं वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन हो जाते हैं,
और जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे ये इफेक्ट कम होता जाएगा, बीटा पे और कम होगा, गैमा जो कार्बन नंबर 4 कहलाएगी उस पर और कम हो जाएगा। यानी ये 2 है ना, 3 कौन सी होगी, बीटा, और 4 कौन सी होगी, गैमा। डेल्टा, डेल्टा पे बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये इफेक्ट सबसे ज्यादा यहां होता है विथड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट, कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, और इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ये जो तीनों हाइड्रोजन हैं ये एसिडिक हो जाते हैं। अब क्या बात है, अब ये जो OH है ये प्रेफरेबली अटैक यहां करने की बजाय ये प्रेफरेबली अटैक करेगा प्रोटॉन पर। तो यहां OH क्या है, OH एक्ट कर रहा है एज ए बेस। बिकॉज, क्यों बेस कर रहा है, बिकॉज इट इज अब्स्ट्रैक्टिंग द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को रिमूव कर रहा है। अब ये यहां पर अटैक करेगा। अब जब ये प्रोटॉन को निकालेगा तो सिंपल इज दैट ये वाटर बन जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये वाला ब्लैक कलर में जो नजर आ रहा है आपको, ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और कार्बन जो है वो बन जाएगी कार्बेनाइनिक कार्बन, कार्बेनाइनिक कार्बन। अब यहां पर दो बातें आ गई। इसके बाद आपने एक और मॉलिक्यूल लेना है, क्योंकि ये जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है ये बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स होता है, 2 मॉलिक्यूल के दरमियान कंडेंसेशन होती है, और वो 2 मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर डिफरेंट हूं तो फिर उसको क्रॉस एल्डोल कहते हैं, लेकिन वो आपके एसएससी के सिलेबस में नहीं दिया हुआ। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन है, 2 सेम मॉलिक्यूल के दरमियान है। तो सेम मॉलिक्यूल के दरमियान जो एल्डोल कंडेंसेशन होगी वो कैसे होगी, देखिए यही कार्बेनाइनिक स्पीशीज लिख ली, और एक नया एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है। अब यहां पर भी हमारे जहन में एक सवाल आता है। सवाल बच्चों ये है कि ये जो कार्बेनाइन है ये फिर जाकर क्यों नहीं प्रोटॉन निकाल रही, प्रोटॉन तो एसिडिक है। इसके 2 आंसर बनते हैं। पहली बात ये है कि ये जो कार्बेनाइनिक कार्बन है ये प्रोटॉन निकालने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, बेसिक कैरेक्टर ना होने के बराबर है। यानी ये बेस उतनी बेस नहीं एक्ट, एज ए बेस नहीं एक्ट कर रही, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकती है। तो लिहाजा इसने जाकर इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक किया, यानी जो नया मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो जब नए मॉलिक्यूल पर कार्बोनाइल पर एक्ट हुआ तो देखें ये जो बॉन्ड है ब्लैक कलर का, देखें इसने आकर इस कार्बन पर अटैक किया, और ड्राइविंग फोर्स की वजह से जब इधर से पुश मिला तो यहां से जो एक बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब इसको लिखना है, लिखने के लिए जरा तरीका समझ लें। देखें ये CH3 वैसा का वैसा आ गया, रेड कलर में मैंने लिखा है। ये जो कार्बन है इसका वो वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, और ये H नीचे हो गया, और ये जो ब्लैक कलर का बॉन्ड है यहां आ गया, ये वाला इधर, और आगे उसी तरह वो मॉलिक्यूल जो है यहां लिख दिया। ये सेकंड स्टेप था। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में हम वही वाटर यूज करेंगे, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपल यहां से H निकलेगा और इस O के साथ जाके लग जाएगा, और यहां पर वो H जो है वो भी मैंने रेड कलर में शो किया है, तो यहां पर OH बन गया, और बाकी सारा का सारा मॉलिक्यूल वैसा का वैसा है। यानी देखें CH3 H उसी तरह है, O के साथ H लग गया, CH2 उसी तरह हमने इसको उतार लिया। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसमें देखें ये एल्डिहाइड ग्रुप है ये वाला, और ये अल्कोहलिक, तो इसको हम एल्डोल कह रहे हैं, और इसका नाम क्या बन रहा है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ये है जनाब इसका मैकेनिज्म, ये इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका थीम है, और ये इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म के 3 स्टेप हैं, सिंपल इज दैट। पहले स्टेप में बेस क्या करेगा, प्रोटॉन निकालेगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो नेगेटिव स्पीशीज बनी है वो इस मॉलिक्यूल पर अटैक करेगी, और ये बनेगा, और इसमें H लग जाएगा, और ये एल्डोल बन जाएगा। ये इसका तरीका है। अब हमने आखिरी जो पॉइंट है वो सीखना है कि हम डायरेक्ट, अगर हमारे पास डायरेक्ट आ जाए, मतलब मैकेनिज्म के बगैर हमें कोई भी 2 मॉलिक्यूल दे दे और ये पूछे कि डायरेक्ट रिएक्शन कैसे लिखना है, तो फिर भी स्टूडेंट्स को आइडिया होना चाहिए। ऐसा ना हो, क्योंकि मैकेनिज्म के बगैर
डायरेक्ट रिएक्शन लिखना आता होगा तो हम एमसीक्यूज में विद इन सेकंड जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज फिर पूरे मैकेनिज्म में हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन होगी। अच्छा जी, अब जब भी आपको इस तरह का रिएक्शन लिखा मिलेगा और साथ बेस होगा, फौरन आपने सबसे पहली बात चेक करनी है कि उनमें से किसी एक मॉलिक्यूल में भी अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए दोनों सेम मॉलिक्यूल है, दोनों में सेम अल्फा हाइड्रोजन है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल को ए मॉलिक्यूल समझ लेना, दूसरे को बी। ए और बी समझने से मुराद, ये कोई रूल नहीं है, मतलब मैं समझाने के हवाले से आपको एक हिंट दे रहा हूं कि एक वो मॉलिक्यूल, ए वो मॉलिक्यूल होगा जिसमें से प्रोटॉन निकलेगा। तो समझ ले ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें से प्रोटॉन निकाला गया है। जब इसमें से प्रोटॉन निकाला तो ये CH2 बन गया, और ये क्या बना, ये उसी तरह रहा। अब देखिए इसके ऊपर अटैक हुआ, इस CH2 का अटैच इस पर हुआ तो ये CH3 उसी तरह लिख दिया, ये जो कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ये OH बन जाएगा और ये CH3 नीचे लिख दिया, और ये जो CH2 बना था ये यहां आके लग गया और ये कार्बोनाइल और आगे फिर CH3 उसी तरह। इसमें भी आप क्या करो, इसमें आप उसी तरह इसको A मान लो और इसको B मान लो, लेट्स सपोज। अब अगर आप A इसको मान रहे हो तो उसका मतलब जरा गौर करें इसमें क्या होगा। अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, समझा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा CH3, क्योंकि इसमें से तो प्रोटॉन नहीं निकलेगा, प्रोटॉन तो अल्फा से निकलेगा और अल्फा ये वाली हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये क्या रह जाएगा CH, C डबल बॉन्ड O और H, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव ने उसके ऊपर अटैक करना है, जब इसके ऊपर अटैक करना है तो ये वैसा का वैसा रहेगा, CH3 CH2 इसको कुछ नहीं होगा, ये OH बन जाएगा, ये OH बन जाएगा और ये जो H है ये नीचे लग जाएगा, और यहां से अब ये वाला नुक्ता यहां से कनेक्शन होगा। जब यहां से कनेक्शन होगा तो देखिए कैसे कनेक्शन होगा, CH और इस CH के एक साइड पे क्या है C डबल बॉन्ड H और दूसरी साइड पर क्या है CH3, तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये नुक्ता था समझने का। इसका भी अगर आयोपेक नेम लिखें 1 2 3 4 5, तो देखें 2 3 पे H लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो इसको हम हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं। हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखोगे क्योंकि अल्फाबेटिकली लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी और 2 मिथाइल और पेंटानल, ये इसका आईपेक नेम हो जाएगा। इसी तरीके से हम जो है एक दो और बातें हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं वो भी हमने देखनी है कि उनको हम जो है वो कैसे लिखते हैं, तो वो भी जरा देख लें। अब वो जो पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया है, वो पॉइंट ये है बच्चों कि अगर हम मिसाल के तौर पर यही एल्डोल हम ले लें जो अभी हमारे पास बना है CH3COH और यहाँ पर H, आगे CH2 और आगे C डबल बॉन्ड O और H, अगर हम इसमें HCl ऐड कर दें, ये कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड भी बना ऐड कर दें, तो देखिए जब हम HCl ऐड करेंगे या एसिड ऐड करेंगे तो ये जो OH है ये निकल जाएगा, यानी इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन होने के लिए क्या होगा वो जरा नुक्ता समझने वाला है। मैंने आपको बताया है कि जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो एक कार्बन से OH निकलता है और उसके साथ वाली कार्बन से H निकलता है। साथ वाली कार्बन जो है उसको हम ब्लू से मार्क कर देते हैं और एक को जो है वो हम ब्लैक से मार्क कर देते हैं। देखें ये मैंने आपको बताया है, मैंने आपको सिंपल ये बात बताई है कि जब हम अल्कोहलिक कंपोनेंट में किसी भी अल्कोहल में, इवन सिंपल अल्कोहल है या किसी के अंदर अल्कोहलिक पार्ट है, तो उसमें अगर हम एसिड डालें तो उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है। वाटर रिमूव करने का क्या तरीकेकार है कि OH निकालेंगे और उसके साथ वाली कार्बन से H निकलेगा।
अब साथ में अगर आप देखें तो 2 कार्बन है। अगर इसको देखा जाए तो यहां 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक H डबल बॉन्ड यहां बनेगा, अल्कीन बनेगी, यानी यहां एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन चैप्टर नंबर 10। एलिमिनेशन में क्या होता है, अल्कीन बनती है, तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा या फिर यहां बनेगा। लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है यही बुक में इसलिए दिया गया है, दूसरा एडवांस बुक्स में दिया जाता है दूसरा भी, लेकिन यहां इसलिए नहीं दिया गया कि ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट ये वाला है, वो वाला मोर स्टेबल नहीं है। लिहाजा आप यहां से H निकालोगे, और जब H निकालोगे तो ये क्या बनेगा, CH3CH, इसी तरह रहेगा, इसके साथ ये OH निकल जाएगा, यहां से एक H निकल जाएगा और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड H। अब देखें, दिस डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। अब अल्टरनेट, ये वाला डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड से अल्टरनेट पोजीशन पर मौजूद है, लिहाजा इसमें रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस। और जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होती है वो मोर स्टेबल होता है। ये वाला मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होगा। अगर हम यहां पर डबल बॉन्ड बनाएं तो यहां रेजोनेंस नहीं होगी, तो लिहाजा ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ये हाईली अनस्टेबल होगा, यानी इसकी निस्बत अनस्टेबल होगा। तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जब ये मेजर बनेगा तो फिर हम ये कहते हैं कि आमतौर पर बुक्स में फिर ये लिख दिया जाता है, दूसरा जो माइनर प्रोडक्ट है वो नहीं लिखा जाता। अब इसका आयोपेक नेम मैं यहां पर आपको लिखवा देता हूं, लेकिन जो कॉमन नेम है उसका क्रोटोनेल्डिहाइड है, क्रोटोनेल्डिहाइड। देखें जी, 1 2 3 4, ठीक है, 2 ब्यूटीन, ब्यूटीन ई हटा के एल लगा दें, 2 ब्यूटीनल, ई हटाया यानी 2 ब्यूटीन था, ब्यूटीन का आखिरी ई हटाया और उसकी जगह एल लगा दिए। देखिए 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 ब्यूटीन, 4 कार्बन है, 2 ब्यूटीन और ई हटा के एल लगा दिया, 2 ब्यूटीनल। तो ये है हमारा आज तक का यहाँ का टॉपिक। तो इसको आपने देखना है, अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आपने कमेंट में बताना है, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, हमारे चैनल को देखते रहना है, इंशाल्लाह आपको हेल्प जो है किसी भी टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री के बारे में मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।